हाँ, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। अब दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और जिंदगी का हर एक पहलू इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और जिंदगी का हर एक पहलू इम्तिहान होता है। भागने वाले को कुछ मिलता नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, मैं मनीष श्रीवास्तव, मनीष के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इंग्लिश का ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपके टेंस की वीडियो में पूरे आपकी डिफिनेशन बताई, पार्ट्स बताए, इंट्रोड्यूस हो गया, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट हो गया है, कंटीन्यूअस हो गया, परफेक्ट। आज प्रेजेंट का चौथा पार्ट जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने आएगा। बस रिक्वेस्ट इतना सा है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल जिंदगी के 20 मिनट में मांगूंगा, आप तक 20 मिनट से, केवल 20 मिनट के बाद आप कहोगे क्या सर मजा आ गया यार। तो मेहनत किया हूं आपके लिए, बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आजा 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 आजा, तो ये है आजा आजा। तो आइए आ जाते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर सभी चीजों का पोस्टमार्टम मैंने पहले से किया है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कीमती है आपका मेरे लिए। तो आपके समय की मर्यादा को समझते हुए मैंने पहले से सबको नोट किया है, और इतनी बेहतरीन तरीके से कि आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो एक बार नजरें फेरिए ना, फेरो ना नजर से नजरिया। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट में होता है वर्तमान। परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट में पूर्ण होता है। और कंटीन्यूअस में क्या होता है? कंटीन्यूअस में अपूर्ण होता है। और टेंस में क्या होता है? काल। तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और कंटीन्यूअस मतलब होता है अपूर्ण, टेंस में होता है काल। तो ये तो हो गया मीन्स। अब पहचान की बात करते हैं। How can we recognize this is means the present tense, this is means the perfect, and this is means the perfect continuous? तो कहेंगे कि प्रेजेंट जो होता है इसकी पहचान होती है हो किसी भी सेंटेंस के अंतिम में। हिंदी में जो अनुवाद करेंगे उसके अगर अंत में लास्ट में कहीं है हो आता है तो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। और प्रेजेंट में 4 भाग होते हैं, वो 4 भाग में और कौन सा है वो आगे समझेंगे। तो आगे समझ रहे हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है चुका चुकी चुके, लेकिन परफेक्ट अगर कंटीन्यूअस के साथ आया है तो ये टाइम पीरियड को दर्शाता है, और टाइम पीरियड के लिए परफेक्ट का मतलब होता है से। और कंटीन्यूअस में क्या होता है? रहा होता है, रही होता है, रहे होता है। तो अगर प्रेजेंट में है हूं होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ आएगा तो इसका मतलब से होता है। और कंटीन्यूअस में रहा रही रहे होता है, तो तीनों को हमने जोड़ा, ब्रैकेट को तोड़ा, तो हमने पाया क्या? से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अगर ये कहीं पर दिखेगा तो हमारा P फॉर प्रेजेंट, P फॉर परफेक्ट, C फॉर कंटीन्यूअस, T फॉर टेंस हो जाएगा। कहने का मीन्स इतना सा ध्यान देंगे कि कोई भी अनुवाद करते समय अगर वहां पर से रहा है आए, से रही है आए, मजा नहीं आ रहा है ना? अब मजा आएगा। अगर कोई अनुवाद करते समय कहीं पर से रहा है, से रही है और से रहे आता, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा आगे, पर आप आगे समझो कैसे इसको करोगे आप। तो इसका रूल लिखा है। रूल में सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट होता है यहां पर, सब्जेक्ट होता है यहां पर। तो पहला सब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर में होता है एक वचन, और दूसरा होता है प्लूरल। प्लूरल माने होता है बहुवचन। बहुओं के द्वारा बोला गया वचन बहुवचन कहलाता है। क्या भैया? नहीं बच्चा। जहां पर एक वस्तु व्यक्ति स्थान की जगह पर कई वस्तु व्यक्ति स्थान की चर्चा की जाती है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे यू, वी, दे और ही, सी, इट को एक वचन कहते हैं। तो आप एक वचन बहुवचन जानते होंगे। इंग्लिश में इसको सिंगुलर और इसको प्लूरल कहते हैं। तो जब अकॉर्डिंग टू दिस टेंस, इस टेंस के अनुसार आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, व्हेन आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। After that, when our subject is plural, we can use helping verb have been. हिंदी में अगर कहूं तो जब कभी इस टेंस के अनुसार हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी ही, सी, इट होगा, तो वहां पर हम हैज बीन का यूज करेंगे। और जहां पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, वहां पर हम हैव बीन करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट, अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट, यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, मेन वर्ब जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ेगा उस मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी का फॉर्मेशन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आईएनजी
आईएनजी जोड़ेंगे। तो इस तरीके से समझाना है कि सिंगुलर के साथ हम हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन लिखेंगे और जो मेन वर्ब आएगा उस मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी को जोड़ देंगे। अब बात आती है यहां पर बनी सर क्या लिखे हैं, ये है सिंस और ये है फॉर। ये सिंस फॉर क्या होता है, यही जो आप से देख रहे हैं ना भैया, इसी से के लिए हमने सिंस और फॉर का इस टेंस में यूज करना है। तो सिंस का यूज कहां होगा और फॉर का यूज कहां होगा, कोई टीचर बताता है तो आपको सुन नहीं आता, वो मनीष बताएगा ना, इतना बेहतरीन इतना बेहतरीन इतना बेहतरीन कि दोबारा आपको किसी से पूछने पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस टेंस को, या कुछ भी हिंदी और इंग्लिश की गारंटी देता हूं कि जो पढ़ा दूंगा दोबारा कहीं देखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस धैर्य बना करके विश्वास बना करके आप देखिए और सुनिए समझिए। तो कहा गया बच्चा कि सब्जेक्ट सिंगुलर हैव बीन, प्लूरल सब्जेक्ट हैव बीन, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, सिंस और फॉर, दो ऑप्शन है, दोनों में एक चीज का यूज करना है। पर कहां पर वो यहां पर देख रहे होंगे बनाया हूं, पहले आप देखो, इसके पहले है फार्मूला। तो फार्मूला का मतलब होता है सूत्र, कोई भी ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको रखते हैं। तो सबसे पहले बच्चा आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर सिंगुलर होगा तो हैज बीन, प्लूरल होगा तो हैव बीन, फिर मेन वर्ब कुछ भी हो उसके साथ आईएनजी। अच्छा मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, कोई भी अनुवाद करते समय जहां पर ना नी नहीं आता है, ना ना करते प्यार की हाय मैं कर गई कर गई कर गई, टॉपिक पे आओ। कोई भी अनुवाद करते समय जहां पर ना नी नहीं आता है, जैसे पढ़ना लिखना सोना गाना हंसना उठना बैठना मुस्कुराना खेलना कूदना, तो ये सब क्या है, मेन वर्ब है। क्या है बच्चा, मेन वर्ब। तो इसकी अंग्रेजी के अंतिम में हमको क्या जोड़ना है, आईएनजी। क्या जोड़ना है, आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम सिंस लिख सकते हैं या तो हम फॉर लिख सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, लेकिन कहां पर हम सिंस का यूज करेंगे और कहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। वेयर वी कैन यूज ऑफ आवर सिंस एंड वेयर वी कैन यूज ऑफ आवर फॉर। तो हम अब सिंस का कहां यूज करेंगे, फॉर का, वो मैं दिखाने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से। यूज ऑफ सिंस और फॉर फॉर टाइम, यानी समय के लिए हमने सिंस का यूज करना है और समय के लिए हमने फॉर का यूज करना है। लेकिन कहां पर हम सिंस का यूज करेंगे, कहां पर फॉर, यहां पर देखो डिब्बा बना करके, डिब्बा का मतलब एक ग्रुप बना करके समझाया हूं अच्छे से, किताब की आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना होने पाए। यहां पर लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम, तो जो सिंस होता है उस सिंस को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है बच्चा निश्चित समय, और जो फॉर होता है उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। यानी कहने का मतलब यह है, इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे, जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे, जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होगा वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। हिंदी मीडियम के भाई हमें समझेंगे, जहां पर अनिश्चित समय होगा वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे, जहां पर हमारा अनिश्चित समय होगा वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे, जहां पर निश्चित समय होगा वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। लेकिन कहां सिंस होता है, कहां पर फॉर, कौन सा समय निश्चित होता है, कौन सा निश्चित, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, कौन सा पीरियड ऑफ टाइम, तो आपके मन में क्वेश्चन है तो देखो ना इधर, आपके सुबह से लेकर शाम तक, यानी सुबह यानी मॉर्निंग, कोई कहते मनीष सर सुबह से पढ़ा रहे हैं, तो सुबह के बाद से आया है, तो से के पहले सुबह आया, सुबह क्या है, समय है। क्या है बच्चा, समय। तो अगर सुबह आएगा तो सिंस मॉर्निंग लिखेंगे, अगर दोपहर आएगा तो नून लिखते हैं तो सिंस नून लिखेंगे, शाम आएगा तो गुड इवनिंग कहते हैं आप, तो लिखेंगे सिंस इवनिंग, और नाइट आएगी तो रात की बात आएगी, जैसे वह रात से या काम कर रहा है तो रात के पहले आप सिंस का यूज करेंगे तो कहेंगे सिंस नाइट। और अगर आपके इन तीनों को जोड़ा जाएगा, जैसे मॉर्निंग दोपहर शाम रात, तो चारों को जोड़ने के बाद बनता है दिन। क्या बनता है, दिन। दिन में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में किसी भी दिन का नाम है। जैसे मैं सोमवार से आपको पढ़ा रहा हूं तो सोमवार क्या है, दिन का नाम है, तो 7 दिनों में किसी दिन का नाम आएगा तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। और अगर दिनों को देखा जाए, दिनों से मिलकर क्या मानते हैं, महीने, 12 महीने होते हैं, 12 महीने में किसी महीने का नाम आ जाए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अगर कह दिया वह अक्टूबर से वहां दौड़ रहा है तो अक्टूबर के बाद से आया है, तो अक्टूबर टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड में अक्टूबर क्या है, यहां पर है, तो अक्टूबर कोई महीने का नाम है, तो इस वजह से उसके पहले हम सिंस का यूज करेंगे। फिर कोई भी सन आ गया, जैसे मैं कहते कि मैं 1947 से भारत में रह रहा हूं, अंतिम में रहा हूं आया है, और 1947 के बाद से आया है, तो 1947 क्या है बच्चा, 1947 टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड है तो 21 टाइम पीरियड में आता है पॉइंट ऑफ टाइम में, तो आप उसके पहले सिंस का यूज करोगे। और अगर कहीं बजे वर्ड आ गया, 4 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 12 बजे से, तो उसके पहले हम सिंस का यूज करेंगे। और कहीं बचपन की बात हो गई, तुम बचपन से मेरे साथ रह रहे हो, तो बचपन को भी हम सिंस में रखेंगे। कोई भी त्योहार आ गया, होली, दीपावली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस, कोई भी त्योहार आ गया तो उसके पहले हम सिंस का यूज करेंगे। एक छोटे से शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, किसी भी समय के पहले अगर नंबर आता है,
किसी भी समय के पहले अगर नंबर आता है सिवाय बजे को छोड़कर, किसको छोड़कर? बजे, यानी बजे को छोड़कर, यानी 2 बजे, 5 बजे, 12 बजे, यानी बजे जो वर्ड होता है ये निश्चित होता है। बजे को छोड़ करके किसी भी समय के पहले अगर नंबर आएगा तो वहां पर हम फार का यूज करेंगे, और अगर बजे को छोड़ करके किसी भी समय के पहले नंबर नहीं आएगा तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। बहुत परेशान होना नहीं, टीम टाइम नहीं करना आपको भाई, इतना दिमाग रखना है कि अगर किसी भी समय के पहले बजे को छोड़ करके अगर नंबर आएगा, जैसे देखो फार का यूज कहां होता है? अगर 2 दिनों से कोई कह दे, या 5 घंटों से कह दे, या 5 सालों से कह दे, और अगर ये नंबर आए हैं समय के पहले 2 दिन, 5 घंटे, 5 साल, तो ये जो नंबर आए हैं ये बजे को छोड़कर है, यानी बजे जो होगा ये केवल बजे आपके सेंस के अकॉर्डिंग काम करेगा, बाकी और बजे को छोड़कर किसी भी समय के आगे अगर नंबर आएगा तो वहां फार का यूज करेंगे, और किसी भी समय के आगे नंबर नहीं आएगा सिवाय बजे को छोड़कर तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। दैट्स ऑल। कितना आसान है। ऐसे आंख बंद करके अगर बोलूं तो आंख बंद करके बोलूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। जहां पर टाइम पीरियड आता है, जहां पर सिंस और फार होता है, तो जहां पर समय के साथ पहले नंबर आएगा सिवाय बजे को छोड़कर वहां फार का यूज करेंगे, और अगर नंबर नहीं के पहले नंबर नहीं आएगा तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। और सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, मेन वर्ब कुछ भी हो उसके साथ आईएनजी, कहानी खत्म। अब इसके आगे का टॉपिक ध्यान समझो। अगर इतना आपको समझ में आ गया हो ना तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार लो। क्या मान लो भैया? स्क्रीनशॉट। अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट मार लिया तो आपको क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए इसका पेज नंबर 2 आपके सामने देता हूं। ये रहा आपके सामने पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 की बात करें तो मेहनत बहुत किया हूं दोस्त। मेहनत इसलिए किया हूं कि आपका टाइम बर्बाद ना हो। टाइम बर्बाद मतलब समझते हो, वीडियो भी समझ में आ जाए, टॉपिक भी खत्म हो जाए, आपका समय भी कीमती है। तो यहां पर देखो आपके सामने लिखा है फार्मूलाज। क्या लिखा है मैंने? फार्मूला। फार्मूलाज में क्या होता है? सूत्र। जैसे कोई भी ट्रांसलेशन आप करते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो अपने पास इस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब है? अपने पास इस टेंस में हैज बीन है और हैव बीन है। सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, हो जाएगा। फिर आपका जो मेन वर्ब है मुख्य क्रिया, उसके साथ आईएनजी कर दोगे, हो जाएगा। फिर आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑप्शन में आपके पास आएगा सिंस और फार, या तो सिंस का यूज करो या तो फार का, और आपको मैंने बता दिया सिंस का यूज कहां करते हैं, फिर फार का यूज कहां करते हैं। उसके बाद टाइम। अगर आपने इस फार्मूले से बात किया तो आपको ए हो जाएगा। ए फार क्या होता है? ए फार होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है बच्चा? असर्टिव सेंटेंस। तो अब आगे बात करते हैं। इसका अगर अनुवाद निगेटिव करना है तो निगेटिव का फार्मूला क्या होता है? कुछ नहीं, जो हैज बीन और हैव बीन देख रहे हो आप, इसी के बीच में नॉट कर दो। यहां पर देखो लिखा हूं सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, कामा हैव नॉट बीन, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी यहां भी था, यहां भी है, ऑब्जेक्ट यहां सिंस फॉर यहां भी है, सिंस फॉर यहां भी है, टाइम यहां भी है, टाइम यहां भी है। ये एन फॉर निगेटिव हो गया। और अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव हुए, इंट्रोगेटिव के 2 भाग होते हैं। कोई भी अनुवाद करते समय अगर क्या शब्द पहले आता है तो उस अनुवाद में, उस ट्रांसलेशन में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम बाहर करते हैं, सब्जेक्ट को अंदर करते हैं। तो अपने पास अभी यहां पर क्या है? हैज और हैव बीन है। तो अगर आपका इंट्रोगेटिव में क्या शब्द पहले आया है तो आप हैज या हैव को दोनों में से एक को बाहर कर दोगे, जो सब्जेक्ट होगा उसको अंदर कर दोगे। और सब्जेक्ट में अगर किसी का नाम आएगा तो उसका पहला अक्षर चाहे बीच में आए चाहे शुरुआत में आए हमेशा कैपिटल से होगा। और जब ये हैज अंदर होगा, हैव अंदर होगा, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल से नहीं बल्कि स्मॉल से होगा। और जब ये बाहर जाएगा तो इसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा? कैपिटल से हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो हैज बाहर किया आपने, हैव बाहर किया आपने, कोई दिक्कत आपको। फिर सब्जेक्ट लिखा और बीन जहां पर था वहीं रहने दीजिए। मेन वर्ब के साथ आईएनजी यहां भी है, यहां भी है, ऑब्जेक्ट यहां भी है, यहां भी है, सिंस यहां भी है, यहां भी है, फॉर यहां भी है, यहां भी है, टाइम यहां भी है, यहां भी है। लेकिन लगा क्या है? क्वेश्चन मार्क। यानी कहने का मतलब यह है कि क्या शब्द पहले आया तो हैज है बाहर गया, हेल्पिंग वर्ब बाहर गया, तो अंतिम हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। आई फॉर इंट्रोगेटिव हो जाएगा और पार्ट नंबर फर्स्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट। अब इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाएंगे। जैसे मैंने कहा, क्या मैं आपको सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या शब्द पहले भी आया और सेंटेंस में नहीं वर्ड आया है, तो इस वजह से हम जो सब्जेक्ट पाएंगे वो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। तो भाई इसके पहले भी हैज है बाहर किए थे,
अभी भी हैज है बाहर कर दो, सब्जेक्ट अंदर किए थे अंदर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नॉट करो कहां पर, बीन के पहले और सब्जेक्ट के बाद, इसको दिमाग में रखो, सब्जेक्ट के बाद और बीन के पहले नॉट आपने कर दिया। मेन वर्ब के साथ आईएनजी यहां भी है, यहां भी मेन वर्ब के साथ आईएनजी है, ऑब्जेक्ट यहां भी है, यहां भी है, सिंस यहां भी है, यहां भी है, फॉर यहां भी है, यहां भी है, टाइम यहां भी है, यहां भी है, क्वेश्चन मार्क यहां भी है और यहां भी है। लेकिन ये इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्मेशन हो गया पार्ट नंबर फर्स्ट का बच्चा। अब बात आती है ये क्या है मनीष सर, तो ये बाबू WH फैमिली है। जैसे कोई भी अनुवाद करोगे तो उस अनुवाद के बीच में अगर कब, कहां, कैसे, कितने, कौन, ये शब्द बीच आते हैं तो इसकी इंग्लिश को सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो डेनोट किया हूं, कब को अंग्रेजी में व्हेन कहते हैं और कहां को अंग्रेजी में वेयर कहते हैं, क्यों को अंग्रेजी में वाई कहते हैं, कैसे को अंग्रेजी में हाउ कहते हैं, कौन को अंग्रेजी में हु कहते हैं, क्या को अंग्रेजी में व्हाट कहते हैं, ये मेरा सिग्नेचर है। और आज की तारीख है 29/3/2025, यानी आज शनिवार है और मैं शनिदेव बाबा का दर्शन करके आया हूं। तो आप कमेंट में बोलेंगे जय शनिदेव महाराज। आगे देखिए क्या क्या बच्चा, तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव पार्ट नंबर फर्स्ट का फार्मूला, इंट्रोगेटिव निगेटिव पार्ट नंबर फर्स्ट का फार्मूला, ये हो गया इंट्रोगेटिव का पार्ट नंबर सेकंड का फार्मूला। अब इसी चीज को मैंने यहां पर रख दिया है और आप भी रखोगे। और इसी तरीके से अगर एक अनुवाद का 5 अनुवाद बनाना सीखिए तो किसी का पापा आपको अंग्रेजी बोलने से रोक नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि मेरे गुरु जो पढ़ाते थे तो यही तरीका था, उसी गुरु तरीके को आज मैं फॉलो करके यहाँ खड़ा हुआ हूं और उसी कॉन्सेप्ट को आपको दे रहा हूं। ये किसी का चुराया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में बहुत सारे अध्यापक हैं, मुझसे भी श्रेष्ठ अध्यापक है। लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं अपने कॉन्सेप्ट को दूं, अपना तरीका दूं जो आपको सुनना है। तो ये मेरा तरीका है, आप सीखिए, समझ के आगे बढ़िए। और कोई समस्या होती है तो कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, कहीं मेरी गलतियां भी दिखती हैं तो आप कमेंट किया करिए, तो उस कमेंट से मैं सीखता भी हूँ कि मुझे कहाँ कमियां हो, उस कमियों को दूर करना है। ओके बच्चा, अब देखो यहाँ पर लिखा है उदाहरण में मैंने कहा मनीष आपको 10 मिनट से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। मान लो इसका ट्रांसलेशन करना है तो पहले पहचानते हैं, अंतिम में है का फॉर्मेशन है, ये प्रेजेंट अनुवाद हो सकता है, रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो सकता है, लेकिन बीच में से रहा है आया है, से तो से का मतलब टाइम होगा, टाइम क्या है 10 मिनट है, तो से रहा है अगर आया है तो ये पी फॉर प्रेजेंट, पी फॉर परफेक्ट, सी फॉर कंटीन्यूअस, टी फॉर टेंस है। अब दिमाग में आ गया कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो हैज बीन, हैव बीन, सिंस और फॉर। तो अब अनुवाद करने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, क्योंकि फार्मूला क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लिखो। मनीष एक लड़का है यानी मैं हूं और मैं अकेला हूं, एक वचन की संज्ञा में आऊंगा, सिंगुलर हूं मैं, तो क्या लिखोगे हैज बीन। और हैज बीन के बाद मेन वर्ब देखो पढ़ा है, पढ़ा का कोई मीन्स होता है, नहीं होता, तो मेन वर्ब की पहचान ना होती है। अगर पढ़ा के अंतिम में हमने ना जोड़ा तो बना पढ़ाना, और पढ़ाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीच कहते हैं। क्या कहते हैं, टीच। तो टीच हमने लिखा, लेकिन टीच के साथ हमको क्या जोड़ना है, आईएनजी। क्यों, क्योंकि फार्मूला हमारा बता रहा है ना बाबू, क्योंकि आईएनजी का मतलब होता है रहा, रही, रहे। अब क्या है हमारे पास, तुम्हें, क्या है, तुम्हें, तुम्हें का मतलब आपको आए, तुम्हें आए, इसको इंग्लिश में यू ही कहते हैं। तो टीचिंग यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, कब से, सिंस 10 मिनट्स। अच्छा सिंस क्यों लगाया हूं, सिंस क्योंकि बजे और मिनट की अगर बात की जाएगी, यानी बजे और मिनट में कोई अंतर नहीं है, बजे और मिनट अगर कहीं आएगा तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे भैया, सिंस। तो लिखेंगे सिंस 10 मिनट्स, सिंस 10 मिनट्स। अब आती है बात, इसका निगेटिव फॉर्मेशन करोगे तो कैसा निगेटिव फॉर्मेशन होगा, तो निगेटिव फॉर्मेशन में कुछ नहीं बच्चा, यहां पर सीखे थे हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, तो अभी तो अपने पास हैज बीन आया है तो दोनों के बीच में नॉट रख दो, तो हो गया मनीष हैज नॉट बीन टीचिंग, यहां भी था टीचिंग, यहां भी है, यू यहां भी था, यू यहां भी है, इंग्लिश यहां भी था, इंग्लिश यहां भी है, सिंस यहां भी था, यहां भी है, 10 यहां भी था, 10 यहां भी है, मिनट्स यहां थे, यहां भी है, ये ए फॉर असर्टिव, ए एन फॉर निगेटिव। हो गया, कितना आसान है। और अगर इंट्रोगेटिव में कहा जाए अनुवाद, अगर ऐसा होता कि क्या मनीष आपको 10 मिनट से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब क्या शब्द पहले आया है, तो हैज हमारे पास था, बीन था, हैज को हमने बाहर किया, हैज कैपिटल से कर दिया। मनीष किसी का नाम है यानी मेरा नाम है, किसी का भी नाम हो, पहला अक्षर कैपिटल से वहां भी है, अंदर भी आएगा तब भी कैपिटल से, तो हो गया हैज मनीष बीन टीचिंग के स्थान पे टीचिंग यहां भी था, यहां भी है, यू यहां, इंग्लिश यहां, सिंस यहां, 10 यहां, मिनट्स यहां, मिनट्स यहां। क्वेश्चन मार्क हो गया इंट्रोगेटिव पार्ट नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूलाज। ओके माय डियर, अब आगे बात आती है इंट्रोगेटिव निगेटिव करना हो, जैसे अनुवाद होता, क्या मनीष आपको 10 मिनट से नहीं पढ़ा रहा है, तो इसका अनुवाद क्या होगा, हैज मनीष,
अब यहाँ पर नॉट करेंगे क्योंकि फार्मूला में सब्जेक्ट के बाद नॉट है और बीन के पहले है, तो सब्जेक्ट कौन है, मनीष है और बीन यहाँ है, तो मनीष के बाद नॉट कर दिया। हैज मनीष नॉट बीन, टीचिंग यहाँ भी है, टीचिंग यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, इंग्लिश यहाँ पे, इंग्लिश यहाँ है, सिंस यहाँ है, सिंस यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, मिनट्स यहाँ है, मिनट्स यहाँ है, हो गया, कहानी खत्म। और अगर मान लो इसी अनुवाद में अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूलाज, इस फार्मूला के अनुसार होता कि मनीष आपको 10 मिनट से अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा है, तो कैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाउ, तो हाउ को पहले लिखा अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज, हो गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव लिखना था, भाई हैज यूज हुआ था, हैज किया, मनीष के स्थान पे मनीष, बीन के स्थान पे बीन, टीचिंग के स्थान पे टीचिंग, इंग्लिश के स्थान पे इंग्लिश, यू के स्थान पे यू, इंग्लिश के स्थान पे इंग्लिश, सिंस के स्थान पे सिंस, 10 के स्थान पे 10 और मिनट्स के स्थान पे मिनट्स। तो ये था आज का बेहतरीन टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से, तुरंत देर नहीं करिए, तुरंत फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए। हो गया, तो ये था आज का बेहतरीन टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज कृपया करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, वीडियो को दूर तक शेयर करिए, जितने आपके ग्रुप हो, जितने कांटेक्ट हो, थोड़ा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट की आपकी बहुत आवश्यकता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके आप बताइए कि कौन सा वीडियो में पार्ट आपको अच्छा लगा, आपके कमेंट से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा आप सहयोग करिए, यही सहयोग की आशा मैं करता हूं। नमस्ते।